हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं? 12, 18, 10 या फिर 15? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स कोकबोरोक डे ऑन 19 जनवरी? 19 जनवरी को कौन सा राज्य कोकबोरोक दिवस मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, त्रिपुरा। आपको जानना चाहिए, कोकबोरोक डे, जिसे त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोलते हैं, ये हर साल इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा में 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मकसद रहता है कि जो कोकबोरोक लैंग्वेज है इसको डेवलप करना। आपको जानना चाहिए कि 1979 में त्रिपुरा में जो कोकबोरोक लैंग्वेज, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। कोकबोरोक लैंग्वेज को त्रिपुरी या फिर त्रिपुरा कोक भी बोलते हैं। विच टीम वॉन द सेकेंड सीजन ऑफ अल्टीमेट खो खो? अल्टीमेट खो खो का दूसरा सीजन किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात जायंट्स। आपको जानना चाहिए कि जो 2023-24 का सीज़न हुआ है अल्टीमेट खो खो का, ये सेकंड सीज़न रहा और कटक उड़ीसा में संपन्न हुआ है। 6 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 34 मैचेस खेले गए और फाइनल में गुजरात जायंट्स ने चेन्नई क्विकन्स को 31-26 से हराकर ये खिताब जीता है। तो इसी के साथ गुजरात जायंट्स को 1 करोड़ रुपये इनाम मिला, वहीं चेन्नई क्विकन्स को 50 लाख रुपये का इनाम मिला है। Who would be conferred असम वैभव, the highest civilian award of Assam? असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रंजन गोगोई। आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा एमपी रंजन गोगोई, इन्हें असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही स्विमर आते हैं एक असम से, एलविश अली हजारिका, इंडियन स्प्रिंटर हैं असम से ही हैं, हिमा दास, आर्कियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर किशन चंद नौरियाल, और तीवा डांस एक्सपोनेंट हैं नादीराम देवरी। इन्हें असम सौरभ से सम्मानित किया जाएगा। आपको जानना चाहिए, जो असम वैभव है ये असम राज्य का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2 दिसंबर 2021 को असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा ये अवार्ड डिक्लेयर किए गए थे असम दिवस, असम डे के मौके पर। और पहला अवार्ड 2021 में रतन टाटा जी को मिला था। 5 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज मिलता है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद विच बैंक टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इरेडा ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको जानना चाहिए कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा, इसने पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फाइनेंस की सुविधा दे सके इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया इरेडा के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में।
बाकी आपको जाना चाहिए इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया बाय गोल्डमैन सैक्स, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ इंडियाज एफ्लुएंट क्लास बाय 2027? गोल्डमैन सैक्स की समृद्ध भारत का उदय शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत के समृद्ध वर्ग की अनुमानित संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 100 मिलियन। आपको जानना चाहिए कि इंडिया की जो एफ्लुएंट क्लास यानी कि समृद्ध क्लास जो है ये 2027 तक 100 मिलियन हो जाएगी, ऐसा कहा है गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया में। इन्होंने ये बताया है कि जहां 2015 में केवल 24 मिलियन लोग ही $10,000 यानी कि 8.28 लाख सालाना कमाते थे, वहीं अब 60 मिलियन पीपल जो है इतना कमाई करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि जो एफ्लुएंट इंडिया की डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी लोग जो $10,000 से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं तो वो एफ्लुएंट पीपल कहलाते हैं, ठीक है। और जो टॉप 4% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन है इंडिया की, उन्हें इस तरह से कैटेगराइज किया है इसने। जबकि जो इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो केवल $2,100 है। इंडिया जो कि फिलहाल वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी 2027 तक, ऐसा कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। द यूनियन होम मिनिस्ट्री कैंसल्ड द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ विच पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सार्वजनिक नीति अनुसंधान संस्थान का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। आपको जानना चाहिए कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का, जो कि एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है न्यू दिल्ली में। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है, तब ये फॉरेन डोनर्स या जो एब्रोड से कोई पैसा भेजता है, फंडिंग करता है, वो रिसीव नहीं कर सकते आप। तब आपको जानना चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक्ट है, और जो भी 1976 एक्ट में जो शॉर्ट फॉल्स थे तो उन्हें करेक्ट किया गया था इस एक्ट के थ्रू। बेसिकली जो फॉरेन डोनेशन आती है उसके रेगुलेशन संबंधित है। The Union Health Ministry has notified revised rules under which schedule of the Drugs and Cosmetic Rules 1945? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की किस अनुसूची के तहत संशोधित नियमों को अनुसूचित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है शेड्यूल एम। देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल एम के जो कुछ रूल्स हैं उनको रिवाइज किया है। अब जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उन्हें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको उस ड्रग के बारे में बताना होगा जिसे उन्होंने रिकॉल किया है। यानी जब कभी कभी हो जाता है ना, मार्केट में कोई गलत चीज़ चली जाती है तो रिकॉल करते हैं, यानी कि वापस कर दो सब जितना भी सामान है। किसी स्टोर में कोई ऐसी दवाई है जिसमें कोई ख़राबी पाई गई है, ऐसे ही आपने देखा होगा किसी बाइक में या फिर किसी गाड़ी में, कार में खराबी आ जाती है तो कंपनी रिकॉल कर लेती है, उसको वापस बुला लेती है। तो वो बताना पड़ेगा आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। साथ ही जो प्रोडक्ट डिफेक्ट्स हैं, डिटरेशन है, फॉल्टी प्रोडक्शन है, उसके बारे में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कंपनी को। और इसके लिए समय भी दिया गया है सरकार द्वारा कि अब आप जो प्रेजेंट शेड्यूल एम है उससे अब जो आप रिवाइज्ड जो शेड्यूल एम किया गया है, जो रिवाइज रूल किए गए हैं, इसमें आपको ट्रांजिट करना है। तो लगभग आप 6 and 12 मंथ्स दिए गए हैं। 6 मंथ्स तो दिए गए हैं लार्ज मैन्युफैक्चरर्स को और 12 मंथ्स दिए गए हैं MSMEs को। आपको जानना चाहिए शेड्यूल एम है ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड हैं, किस तरह से मटेरियल्स, मेथड, मशीन्स, प्रोसेस, पर्सनल एंड फैसिलिटी, इन सब को कंट्रोल किया जाए किसी भी चीज़ के निर्माण में। Good manufacturing practice was first incorporated in Schedule M of the Drugs and Cosmetic Rules 1945 in the year 1988 and the last amendment was done in June 2005. With the amendment, the words good manufacturing practices इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ? Good manufacturing practices and requirements of premises, plant and equipment for pharmaceutical products. Among the listed states, which one has the highest percentage burden of child marriages? According to the Lancet study,
लैंसेट अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बाल विवाह का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए बिहार। देखिए, हाल ही में भारत में जो चाइल्ड मैरिज हैं उनसे संबंधित एक स्टडी की गई है और इसका नाम है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ स्टडी। इसमें देखने के लिए मिला है कि जो ओवरऑल डिक्रीज देखने को मिला है देश में चाइल्ड मैरिज के केसेस में। पर इसने ये भी बताया है कि 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज हुई है, ठीक है, आधे से ज़्यादा इन 4 स्टेट्स में हुई है। बर्डन जो है, पहला बिहार है 16.7%, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगर हम बॉयज़ की बात करें, उनकी जो मैरिज लीगल एज से कम में हुई है उसमें गुजरात पहले पर आता है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है। These states account for more than 60% of the burden. 1 in 5 गर्ल्स यानी कि 5 में से 1 गर्ल और 6 में से 1 बॉय, ये अभी भी जो है अपनी लीगल एज से कम में इनकी मैरिज करा दी जाती है। अगर हम लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन गर्ल हेड काउंट देखें तो ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, यानी कि सबसे बड़ा इंक्रीज जहाँ देखने को मिला है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, 32.3% का इंक्रीज। आपको जानना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 5.3 है। इसका मकसद है चाइल्ड मैरिज को जो है एंड करना गर्ल्स में 2030 तक। विच क्रॉप ईयर इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल्स? किस फसल वर्ष में भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2023-24। आपको जानना चाहिए कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा लेंटिल का 2023-24 में, 2023-24 क्रॉप ईयर में। और फाओ के अनुसार भी इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लेंटिल ग्रोवर्स है, पहले नंबर पर कनाडा है। तो ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, भले ही भारत लेंटिल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पर फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं लेंटिल ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, रशिया से, सिंगापुर से, टर्की से, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है। करंट ईयर में हमने यूएई, यूएस से, श्रीलंका, नेपाल से भी इंपोर्ट किया है। Inox Air Products has signed an MOU with which state government for setting up a green ammonia plant? Inox Air Products ने ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए Inox Air Products इन्होंने एक MOU साइन किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ, जिसके तहत महाराष्ट्र का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट सेटअप किया जाएगा 5 लाख MTPA की कैपेसिटी के साथ और 3 बिलियन इन्वेस्टर इसमें लगेंगे। द प्लांट वुड प्रोड्यूस लिक्विड अमोनिया विच वुड बी अ क्लाइमेट न्यूट्रल हाइड्रोजन कैरियर। तो ये दावोस में गए हुए थे महाराष्ट्र के सीएम, उस वक्त ये जो है साइन किया गया है। फैक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBT। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड का पुनर्गठन किया है। CBT के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है भूपेंद्र यादव। तो जो लेबर मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन भी होते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। जो EPFO है ना, उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, उसमें मेंबर होते हैं। तो दोबारा से नए मेंबर लाए गए हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव्स लाए गए हैं। तो इसमें जो है जो अपोजिशन ट्रेड यूनियंस है INTUC, AITUC, AIUTUC, इन्हें पैनल से बाहर रखा है। जबकि जो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है जिसकी शुरुआत की गई थी M विश्वेश्वरैया द्वारा 1941 में, यहाँ से भी कोई मेंबर इस पैनल में नहीं आ पाए। जबकि लघु उद्योग भारती जो कि एक एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसे RSS सपोर्ट करता है, यहाँ से पैनल में 2 मेंबर गए हैं। अब जो नया पैनल है 5 ईयर टेन्योर इसका रहने वाला है। आपको बता दें इस पैनल में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स की ओर से 10-10 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। साथ ही यूनियन एंड स्टेट लेबर डिपार्टमेंट से भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चेयरमैन है इस CBT के। लास्ट टाइम CBT रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2018 में, नवंबर के महीने में। CBT की अगर हम बात करते हैं, ये एक ट्रिपार्टाइट स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5A ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952।
अच्छा, अब जो 10 एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें जनरली 3 मेंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो मान्यता प्राप्त भारतीय मजदूर संघ BMS इससे है। उसी के साथ 1 मेंबर ईच फ्रॉम हिंद मजदूर सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एफिलिएटेड सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेट सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन एंड नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इनसे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए BMS है भारतीय मजदूर संघ, ये लार्जेस्ट यूनियन है फिलहाल। इसके बाद फिर INTUC आता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक 2024, किस संगठन ने मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक 2024 जारी किया? सही आंसर ऑप्शन सी है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2024 इसे जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है 2040 में थोड़ी वीक ही रहने वाली है, हालांकि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन थोड़ा एक्सीलरेटेड रहेगा। मोर देन हाफ ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि 56% चीफ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो वीक रहेगी, जबकि 43 का ये मानना है कि अनचेंज रहेगी या फिर स्ट्रॉन्गर कंडीशन बन सकती है। जो साउथ एशिया है और जो ईस्ट एशिया है एंड पैसिफिक है, इसके लिए जो आउटलुक है वो पॉजिटिव रखा गया है। यहाँ पर जो है ग्रोथ जो है ठीक ठाक रहेगी। ग्लोबली अ स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी ऑल्सो सेट लेबर मार्केट्स एंड फाइनेंशियल कंडीशंस विल लूजन ओवर द कमिंग ईयर। विच महारत्न PSU won ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर फिस्कल 2022-23? किस महारत्न PSU ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है REC। आपको जानना चाहिए REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है, साथ ही लीडिंग NBFC है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। इसे अवार्ड दिया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर कैटेगरी में। कहाँ? ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग फॉर द फाइनेंशियल 2022-23 में। REC की बात करते हैं, CMD विवेक कुमार देवगन है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। द डिस्ट्रेस अलर्ट transmitter developed by ISRO is primarily designed for use by which group of individuals? इसरो द्वारा विकसित संकट चेतावनी ट्रांसमीटर मुख्य रूप से किस समूह द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है फिशरमैन एट सी। देखिए, इसरो ने डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT इसका 2nd जनरेशन डेवलप किया है, और इसमें कुछ एडवांस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन कैपेबिलिटीज़ ऐड की हैं, ताकि जो फिशरमैन है जो सी में है वो इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं अपनी फिशिंग बोट से, और रियल टाइम में उन मैसेजेस को जो है ट्रैक किया जाएगा और रिस्पॉन्स किया जाएगा रियल टाइम में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी हैं और इसरो चेयरमैन हैं S सोमनाथ। इन्होंने इस डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर को इनोग्रेट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल राकेश पॉल की मौजूदगी में बेंगलुरु में। आपको जानना चाहिए जो ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है ये 2010 से ही ऑपरेशनल है, और अब ये 2nd जनरेशन इसको लॉन्च किया गया है। तो फिशरमैन जो सी में है वहाँ से अपने संदेश भेज सकते हैं जब भी कोई बैड वेदर हो, साइक्लोन हो, सुनामी हो या फिर और भी कोई इमरजेंसी हो। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने अपना एक मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर लॉन्च किया है, ताकि जो एनिमीज़ हैं उनके जो इरादे हैं वो सफल ना हो सकें, और इसका सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया गया है और इसे डिप्लॉय किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर रीजन में। ऑक्टोकॉप्टर जैसे UAV होते हैं ना, ड्रोन वगैरह, वही है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायरवर्क रैंकिंग्स 2024 विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2024 की। इसमें बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल है। दूसरे नंबर पर रशिया की आर्मी है, तीसरे नंबर पर चाइना की आर्मी है। इसमें बताया गया भारत मिलिट्री के मामले में 4th नंबर पर है, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, और टोटल 145 कंट्रीज़ को इसमें काउंट किया गया है। पहले UK 5th नंबर पर आया करता था, लेकिन अब साउथ कोरिया आ गया है। पाकिस्तान 90 नंबर पर है, और लीस्ट पावरफुल सबसे कम पावरफुल मिलिट्री कहाँ की है? भूटान की। इंडिया का जो पावर इंडेक्स है यहाँ पर 0.1
1023 है। अगर स्कोर है किसी का 0.00 ऐसा तो परफेक्ट माना जाता है। यूएस का जो पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0699 है। रसिया का 0.0702 है। चाइना का 0.0706 है। साथ ही इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो देश अपने डिफेंस बजट पर डिफेंस पर जिसका सबसे ज़्यादा खर्चा जो करता है वो यूएस है, 831 बिलियन $। उसके बाद फिर चाइना है डिफेंस बजट में, फिर रशिया है, फिर इंडिया है। तो इंडिया तो चौथे नंबर पर ही है ना, दोनों मामलों में, डिफेंस बजट हो या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हो। बस यहाँ पर रशिया दूसरे नंबर पर आ जाता है डिफेंस बजट की बात होती है, और ऊपर अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री की बात करें तो वहाँ रशिया दूसरे नंबर पर है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। वाइस अरुण योगीराज इन न्यूज़, तो इनके द्वारा जो बनाए गए रामलला हैं यही अयोध्या के राम टेम्पल में इंस्टॉल किए जाएंगे। पेरेग्रीन मिशन 1 इज़ विच कंट्रीज प्राइवेट मून मिशन? आंसर इज यूएस। इसे बनाया है एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी कंपनी ने। विच कंट्री लॉन्च ग्रेविटी 1 स्पेस रॉकेट फ्रॉम शिप इन येलो सी? चाइना। ओरियन स्पेस द्वारा भेजा गया है। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन? वाइस एडमिरल AN प्रमोद। Which nation has launched the Smart Lander for Investigation Moon, expected to land on the moon on January 19? आंसर इज जापान। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द कलाराम टेम्पल लोकेटेड? Delhi is developed by which company? India and which country exchanged a list of their nuclear installations under a bilateral pact? Who inaugurated 12th General Assembly of the Asian Buddhist Conference for Peace in New Delhi? The Indian Air Force has successfully conducted a night landing of which transport aircraft at the Kargil airstrip recently? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कमेंट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।